अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली के बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों के साथ आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और ये टॉपिक जो है वो बहुत अहम है और आजकल जो है वो हमारे वक्त की ज़रूरत भी है। इस वक्त जो मसला सबके साथ है और ये हर फैमिली में, अगर एक फ़ैमिली में रहने वाले 5 से 6 लोग हैं तो उनमें से कम भी 2 लोगों के साथ, नहीं तो उससे भी कम अगर हम रेशो में जाएँ तो 1 पर्सन के साथ ये मसला ज़रूर होता है। और ये ऐसा मसला है कि जिसके बारे में लोग बात भी करते हैं और बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें छुपा भी जाते हैं। मसला है इनफर्टिलिटी का। इनफर्टिलिटी यानी कि आपकी प्रेगनेंसीज़ ना होने की वजूहात और इनफर्टिलिटी की रेशो जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन करने हैं तो वो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट उसके बारे में भी वीडियो बना के जो है ना वो मैसेजेस आपके देख के तो मैं उन क्वेश्चंस के भी आंसर कर दूँगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये टॉपिक सिर्फ एक ही वीडियो में या एक ही बात पे ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी वजूहात होती हैं, बहुत सी रीज़न्स ऐसी हैं जिसके बारे में पेशेंट्स को खुद भी पता नहीं होता। लड़कियों को, लड़कों को, न्यूली मैरिड कपल जो हैं वो पहले ही बहुत मिसगाइडेंस का जो है ना वो शिकार हो जाते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से, फैमिली की वजह से भी, अपने दोस्तों की वजह से भी। और मिसगाइडेंस उनमें ज़्यादा आती है क्योंकि वो लोग अभी न्यूली मैरिड कपल होते हैं और जब उनके बारे में डिस्कस की जाती है, प्रेगनेंसीज़ के बारे में, इन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, उनसे पूछा जाता है जी कोई प्रेगनेंसी है, खुशखबरी है, तो पहले तो वो इस चीज़ को जो है ना बड़ा लाइट लेते हैं, हंसी में टाल देते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनको भी इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है, इसकी ख़ास रीज़न क्या है। और ख़ास रीज़न्स की तरफ कोई भी नहीं जाता बल्कि एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बुरी चीज़ है। फ़र्स्ट यहाँ से ही ख़राबी स्टार्ट होती है। आप लोग पूछेंगे या क्वेश्चन रेज आप हर एक के माइंड में ये होता है कि क्यों ख़राबी स्टार्ट होती है, क्यों ये पहला स्टेप ही क्यों ख़राब है। इसलिए ही पहला स्टेप ख़राब है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ हो। मैं अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो मैं 1 पर्सन की उसमें से बात कर रही हूँ कि उनमें बाकी तीनों के साथ ये मसला क्यों नहीं हुआ और उस एक के साथ ये मसला क्यों हुआ है, हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। और ये हर फैमिली में इस वक्त पहले आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, बहुत कम देखने में आता था कि इनफर्टिलिटी के केसेस होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हैं इनफर्टिलिटी के केसेस। लड़कियों में जो हैं वो हार्मोन्स इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डायग्नोज हो रहे हैं। लड़कों में जो हैं वो उनके भी सीमन, जब उनके एनालिटिक्स का टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो डायग्नोज होते हैं। बहुत सी बीमारियां जो हैं वो निकलती हैं, पस सेल्स उनके आते हैं सीमन्स वगैरह में। उसके अलावा उनकी जो जर्म्स की रेशो होती है वो बहुत कम होती है। लड़कियों में जो उनके फॉलिकल्स हैं वो ठीक से नहीं बनते और जिनके फॉलिकल्स बनते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, टीनी साइज़ होते हैं। या यूट्रस में हीट अप, बहुत ज़्यादा यूट्रस जिनकी हीट अप होती है और वो फ्रेंडली नहीं होती। हस्बैंड से स्पर्म जब आता है तो वो उस फर्टिलाइज़ नहीं हो पाता, उनका फॉलिकल इस काबिल नहीं होता, या तो बहुत टिनी होता है या इस तरह से होता है कि उसकी टेम्परेचर, यूट्रस के टेम्परेचर की वजह से ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कस ही नहीं किया जाता और डायग्नोज ही ठीक से नहीं होता। और हर कोई अपनी तरफ से जो है ना वो मशवरे देना स्टार्ट कर देता है, आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें। तो सबसे पहले मैं तो उन कपल के बारे में ही बात करती हूँ कि वो आपस में बैठ के पहले डिसाइड करें कि सबसे पहले कि वो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये उन दोनों हस्बैंड वाइफ पर रिलेटेड है कि सबसे पहला स्टेप उन्होंने जो है वो लेना है हाँ या ना का। अगर वो प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले हस्बैंड भी अपना टेस्ट करवाएं। रिलेशनशिप में 3 से 4 दिन का गैप होना चाहिए कम से कम, अगर तो 5 से 6 दिन का गैप हो तो वेल एंड गुड। और इसी तरह लड़की जो है उसका भी हार्मोन्स का टेस्ट हो, उसका स्कैन हो बाकायदा, यूट्रस का, पेल्विक का उसका मुकम्मल स्कैन हो, यूरिन रोक के उन्होंने स्कैन करवाना है। और उसके बाद ये होता है जब ये टेस्ट वगैरह होते हैं, ये लड़कियों के जो हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं ये ड्यूरिंग जो उनके पीरियड्स होते हैं उनके 3rd डे में होते हैं इनके हार्मोन्स के टेस्ट। जिस गायनी के पास वो जा रही हैं, जिस गायनाकोलॉजिस्ट के साथ उन्होंने अपना
जो है वो अपना अट्रैक्शन रखी हुई है, जिनसे वो बात करके अपने आप को फ्रेंडली, पूरे माहौल फ्रेंडली माहौल होना चाहिए आपका ना। आप सबसे पहले अपने मसले के बारे में बिल्कुल फ्रेंडली बताएंगे तो ही आपका जो मसला है उसका सलूशन निकलेगा। जब आप ठीक से अपने डॉक्टर को नहीं बताएंगे कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके साथ ये मसला है, ये इशू है, तब तक आपके मसले का हल नहीं निकलेगा। इसलिए लड़कियों को भी चाहिए कि बिल्कुल फ्रेंडली, टू बी फ्रैंक जो है ना वो सब डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ। लड़कों को चाहिए कि वो अपने मेल डॉक्टर के साथ बिल्कुल टू बी फ्रैंक डिस्कस करें। कोई इश्यूज़ हैं उनके रिलेशनशिप के दौरान ड्यूरिंग, तो वो भी सारा डिस्कस करें। उनके टाइमिंग के इश्यूज़ हैं, जिस तरह के मर्ज़ी उनके इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस करें अपने डॉक्टर के साथ, क्योंकि जब मसला डिस्कस किया जाता है तो तभी उसका सलूशन निकलता है। इसी तरह लड़कियों के बारे में भी यही दोनों चीज़ें दोनों के बारे में है, क्योंकि अगर तो प्रेगनेंसी होती है तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों का ही बेबी होता है ना। तो अगर वो आपस में डिस्कस करके, डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी बीमारी का सलूशन निकाल लेंगे और मज़ीद जो लंबी चौड़ी बीमारियां उससे बच जाएंगे, तो इससे बेहतर हल ही कोई नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले फ्रेंडली माहौल में बात करनी चाहिए, अपने टेस्ट करवाने, फ्रेंडली माहौल में बात करें, अपने सारे टेस्ट करवाएं। इन्वेस्टिगेशन जब आपकी कंप्लीट होगी, टोटल टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे जो आपने करवाए हुए हैं, वो आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तो वो जहाँ से आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी कि ये इश्यूज़ हैं। अगर तो हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं, फॉलिकल्स के इशू हैं, तो उसके बारे में ट्रीटमेंट होगा। लड़के का अगर कोई इशू है, मेल इशू है, स्पर्म्स का इशू है, काउंट का इशू है, या मोटेलिटी नहीं है, पस सेल्स आ रहे हैं, ब्लड सेल ट्रेस हो रहे हैं, तो उसके बारे में ट्रीटमेंट की जाएगी। जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो उस ट्रीटमेंट के दौरान आप हस्बैंड वाइफ ने बिल्कुल नॉर्मल रहना है, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना और टेंशन में नहीं आना। जब आप टेंशन छोड़ेंगे, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, फ्रेंडली माहौल में अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, जंक फूड से परहेज़ करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, रिलेशनशिप में गैप करेंगे, तो तब ही जाके आपका ये मसला है ये सॉर्ट आउट होगा। अगर आप बोलें कि हम मेडिसिन खा रहे हैं तो नींद नहीं पूरी लेते, है कोई बात नहीं, रेस्ट नहीं करते कोई बात नहीं, जंक फूड खाते हैं कोई इशू नहीं, जो एक्स्ट्रा मीट है वो हम खा रहे हैं, एक्स्ट्रा जो वो जंक फूड हैं, बाहर के खाने हैं, स्पाइसी खाने हैं, रेड चिली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फ्रूट आप नहीं ले रहे, दूध आप नहीं ले रहे, जूस आप नहीं ले रहे, तो फिर इनफर्टिलिटी का जो है ना वो आप उनके कॉजेज़ को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका वेट भी गेन होना शुरू हो गया है लड़कियों का, तो ये और भी बुरी चीज़ है, क्योंकि ये भी एक उसकी कॉज में शामिल हो जाता है, ये भी इस बीमारी का हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों के बारे में ख़ास ध्यान रखा करें। मैंने आज लंबी वीडियो नहीं बनानी थी, मैंने आज बिल्कुल टू दी पॉइंट चीज़ों को डिस्कस किया है, बीमारियों, इन चीज़ों को, ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। इसलिए मैं वीडियो की कोई भी चीज़ें हैं ना वो आप स्किप नहीं कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि अपनी बीमारी का सलूशन निकालें, इसी तरह और भी बहुत से इश्यूज़ होते हैं, ये आपके अपने हाथ में होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बीमारियों का सलूशन निकाल लें, आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए फ्रेंडली माहौल, अच्छी डाइट, अच्छी नींद और अच्छे खाने का इस्तेमाल और इर्द गिर्द का माहौल जो है वो बहुत सुकून वाला होना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, तो इनफर्टिलिटी के जो चांसेस हैं वो 80% सॉल्व हो जाते हैं। बाकी 20% जो रह जाते हैं वो मेडिकेशन के साथ कवर हो जाते हैं। इसलिए लड़कियों को कहा जाता है, हस्बैंड को कहा जाता है कि लड़कियों को रिलैक्स माहौल दें। लड़कियों को भी कहा जाता है कि वो आपस में ब्लेम ना करें हस्बैंड को आपस में, क्योंकि ये बीमारी किसी के साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी मसला हो सकता है। इसलिए आपस में रिलेशनशिप के दौरान और आपस में इस किसी भी किस्म की बीमारी के दौरान, इनफर्टिलिटी ख़ास तौर पे स्पेशली जिसके बारे में आज हम डिस्कस की है, उसका हल ही तब होता है जब आप रिलैक्स होकर आपस में डिस्कस करके अपनी ट्रीटमेंट की तरफ तवज्जो देते हैं। इसलिए आज मैं लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं बनाऊंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर करें, मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूँगी, डिटेल आगे आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो, नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँ, उनका सलूशन बताऊँ, और अपनी तरफ से मैं बेस्ट कोशिश करती हूँ। और आप लोगों को, जो लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो न्यू व्यूवर्स भी आ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरा जो चैनल है आगे ग्रो कर रहा है। ऐसे ही मज़ीद लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए लिंक को। यहीं पे मैं आप लोगों से अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं किसी नए मसले के साथ। अल्लाह हाफिज़।